हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं सेंट्रल फोर्स पे एक वन शॉट वीडियो। ओके, और उससे पहले एक डिस्क्लेमर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे को रेगुलरली देख रहे हैं वीडियो हमारे चैनल पे, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो अभी हम शुरुआत करते हैं लेक्चर के साथ। तो पहला टॉपिक हम पहला मतलब एक ही टॉपिक है बेसिकली, सेंट्रल फोर्स का, राइट। तो सेंट्रल फोर्स बेसिकली कह सकते हैं कि एक रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स पॉइंट करता है वो हो गया हमारा सेंट्रल फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये अर्थ है, तो हमेशा ये जो फोर्स लग रही है वो इसके सेंटर की तरफ लग रही है, मतलब रेडियल डायरेक्शन में लग रही है, करेक्ट। मतलब ये सेंट्रल फोर्स हो गया। ओके, तो एफ ऑफ आर क्या है? ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रल फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ आर। आर क्या है? दूरी है। आर कैप क्या है? रेडियल डायरेक्शन है। ओके, तो जैसे इस केस में द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्थ सेंटर, तो ये एक हो गया सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए M1 M2। ये ओरिजिन से हैं R1 R2 वेक्टर्स पे, और ये इधर इस डायरेक्शन में R वेक्टर है। ओके, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक इनका जो भी फोर्स और इंटरेक्शन है वो है। तो पहले तो हम लिख देंगे कि R वेक्टर इक्वल टू R1 माइनस R2 वेक्टर। ओके, अब हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेक्चर का? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें सेंट्रल फोर्स जो लग रही है इन ऑब्जेक्ट्स पे, उसके लिए इस सिस्टम का सिस्टम डायनेमिक्स समझना है। ओके, अब सिस्टम डायनेमिक्स से मेरा मतलब क्या है? सिस्टम डायनेमिक्स से मेरा मतलब ये है कि हमें आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड डी आर बाई डी थीटा, ये तीन चीजें समझनी है सिस्टम डायनेमिक्स से। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का। अब हमें इन तीन को ढूंढना है समझने के लिए, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे? द फोर्स ऑन M1 इज M1 A1 इक्वल टू एफ आर आर कैप। ओके, ये आउटवर्ड डायरेक्टेड सेंट्रल फोर्स है, और M2A2 इक्वल टू माइनस एफ आर आर कैप। अब कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि इधर तो हमने प्लस लिया है, इधर माइनस लिया, ऐसा क्यों? तो ये बेसिकली आगे एक मैन्युपुलेशन है, उसके लिए हमने ऐसा लिया है। और ये जो एफ आर है ये ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, बोथ केस पॉसिबल हैं। और जैसे इस इधर है, तो ये हम एक पर्टिकुलर केस ऐसा ले रहे हैं जिसपे M1 आउटवर्ड डायरेक्टेड फोर्स है, M2 पे जो है वो इनवर्ड डायरेक्टेड फोर्स है, एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? इन दो को माइनस कर लेंगे, तो R1 डबल डॉट मतलब A1 माइनस A2 इक्वल टू 1/M1 प्लस 1/M2 इंटू एफ आर आर कैप। एफ आर क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ आर। आर कैप क्या है? रेडियल डायरेक्शन। ओके, तो अब ये क्या होता है? ये होता है 1/म्यू, करेक्ट। 1/म्यू क्या है? रिड्यूस मास सिस्टम, 1/म्यू। तो म्यू गया इधर LHS में ऊपर की तरफ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो इधर लिख दिया म्यू। R1 डबल डॉट माइनस R2 डबल डॉट, ये क्या होता है? R डबल डॉट होता है। ये कैसे आया? ये इधर से आया, ये हमने अभी ऊपर देखा, R इक्वल टू R1 माइनस R2। डबल डिफरेंशिएट करो दोनों को, तो दोनों साइड, तो R डबल डॉट इक्वल टू R1 डबल डॉट माइनस R2 डबल डॉट, एफ आर आर कैप एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारा बेसिक इक्वेशन आ गया है इस सिस्टम के लिए कि म्यू आर डबल डॉट इक्वल टू एफ आर आर कैप। अब ये हमने ऐसा क्यों किया? ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है। इधर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम इसको एक सिंगल बॉडी सिस्टम की तरह सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी, करेक्ट। तो हम इसे रिड्यूस मास सिस्टम में एक्सप्रेस करते हैं ताकि कैलकुलेशंस और इसका जो इंटरप्रिटेशन है आसान हो सके। अब एक क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि हमने ये दो बॉडी के लिए तो कर लिया, पर क्या हम इसे एक एन बॉडी प्रॉब्लम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं कंसेप्ट को? तो फिलहाल तो हम इधर इस कंसेप्ट को दो बॉडी से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये रिड्यूस मास सिस्टम, एफ आर, R1 माइनस R2, ये सब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर ये मतलब सॉल्व किया जा सकता है, पर फिर ये इतना आसानी से नहीं आएगा। तो हम फिलहाल इधर दो बॉडी सिस्टम के लिए बात करेंगे। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? M1 R1 प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2। R2 को क्या लिखेंगे? R1 माइनस R, ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने देखी, इधर R2 को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया R1 माइनस R। ओके, अब ये R1 कॉमन लिया, M1 प्लस M2 आ गया, माइनस R M2R माइनस M2R
बाय m1 प्लस m2। अभी m1 प्लस m2 कट, तो ये हो जाएगा r1 माइनस m2r बाय m1 प्लस m2, करेक्ट। तो ये वाला टर्म माइनस वाला ये गया LHS में, प्लस बन जाएगा, करेक्ट। तो R1 क्या बच गया हमारे पास, R1 इक्वल टू कैपिटल R प्लस M2R बाय M1 प्लस M2। अब हम अपने इस सिस्टम को और भी ज्यादा आसान कैसे बना सकते हैं, ये जो R है, जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, इसे हम क्या ले लेंगे, ओरिजिन ले लेंगे। अब ओरिजिन ले लेंगे तो क्या फायदा कि ये टर्म जीरो हो गया, ओके। तो इससे एक तो हम कैलकुलेशंस आगे आसान हो जाएंगी। अब क्योंकि हमने इसको ओरिजिन ले लिया है, अब एक हम अजम्पशन ले रहे हैं, इफ देर आर नो एक्सटर्नल अदर देर आर नो अदर एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, ये रेफरेंस फ्रेम और इस सिस्टम पे, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज जीरो, राइट। तो एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, मतलब हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सलेशन तो हो गया जीरो, तो ये क्या बचा, r इक्वल टू आर नॉट प्लस वी टी। अब अगर हमने r को ही अपना ओरिजिन मान लिया है, तो आर नॉट क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब ओरिजिन ही है, तो ये टर्म भी जीरो हो गया। और अगर वेलोसिटी, इनिशियल मूवमेंट की वेलोसिटी को जीरो ले रहे हैं, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो आर जीरो हो गया। मतलब ये क्या है, एक तो पहले ये करने से हमें क्या पता चला, दिस सिस्टम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उससे ये इक्वेशन बन गई। अगर हमने अपने आर को ही क्या ले लिया, ओरिजिन मान लिया, सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लिया, तो ये टर्म जीरो हो गया, राइट। अब हम देख लेते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन क्या होती है। जनरल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग कि पहला है, जो फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स, ये एक्ट करता है अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, ओके। अब ये अलोंग द रेडियल डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, करेक्ट। तो इससे हमें क्या पता चलता है, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ये वेक्टर है, लिखना रह गया वो वेक्टर है, ओके। आर क्रॉस एफ, एफ क्या है, एफ आर आर कैप, आर क्रॉस आर कैप क्या है, जीरो एंगल साइन जीरो, जीरो हो गया पूरा टर्म, ये टर्म जीरो, ओके। अब टॉर्क इक्वल टू जीरो है, टॉर्क हमें पता है क्या होता है, डीएल बाई डी टी होता है। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क क्या होता है, डीएल बाई डी टी। तो ये इक्वल टू जीरो है, यानी क्या, डीएल बाई डी टी इक्वल टू जीरो, यानी क्या, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तभी तो डीएल बाई डी टी जीरो आएगा, ओके। फिर हम नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, और ये कांस्टेंट है, इसको हमने कांस्टेंट लिख दिया। अब कांस्टेंट होने का मतलब क्या, उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, क्योंकि वेक्टर है, ये कोई स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, करेक्ट। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं ये 2D सिस्टम में, मान लेते हैं ये 2D सिस्टम में हो रहा है, जो मतलब हमारा हो रहा है मोशन, ये 3D सिस्टम में तो हो नहीं रहा है, नहीं तो ये डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं आती, कांस्टेंट आ रही है, मतलब 2D सिस्टम में हो रहा है डेफिनेटली, ओके। ओके, तो हमने क्या देखा कि ये जो है ये 2D मोशन हो रहा है, राइट। तो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि एक्सलेरेशन वेक्टर क्या होता है। हमने याद है मैकेनिक्स वन शॉट वीडियो में देखा था कि एक्सलेरेशन वेक्टर होता है, उसका ये फॉर्मूला है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा कैप, राइट। अब हम इस एक्सलेरेशन वेक्टर को उठा के डाल देते हैं इधर आर डबल डॉट की जगह, आर डबल डॉट की जगह डाल दिया, तो ये चीज आ गई। अब ये चीज क्या आ गई, पहले समझ लेते हैं, ओके। हमने टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया, तो पहला टर्म मल्टीप्लाई जो आर कैप था, ओके, तो वो मल्टीप्लाई हो गया एफ ऑफ आर आ गया। लेकिन जो दूसरा टर्म है हमारे पास, तो इधर सिर्फ आर कैप डायरेक्शन में फोर्स एफ ऑफ आर है, थीटा कैप डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं, तो थीटा कैप वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा। मोर ओवर क्या है, हमने देखा एंगुलर जो मोमेंटम था वो कांस्टेंट था, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वो इधर कोई जीरो टेंजेंशियल एक्सलेरेशन है, तो उससे भी हमें समझ आता है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सलेरेशन है वो जीरो है, तो ये टर्म जीरो हो गया। मोर ओवर थीटा कैप का कोई कंपोनेंट है नहीं, जैसे इधर एफ ऑफ आर आर कैप है, उधर कोई थीटा कैप का कंपोनेंट नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है, उसके लिए ये टर्म जीरो हो गया। ये रेडियल डायरेक्शन है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल यानी थीटा कैप, रेडियल यानी आर कैप, ओके। अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं,
वी वेक्टर क्या होता है, आर इंटू आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, राइट। अब एल वेक्टर दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी। अब पी में हम क्या डाल देंगे, एम वी। एम क्या है, रिड्यूस मास सिस्टम है तो म्यू। वी क्या है, वी थीटा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम म्यू इधर आ गया और आर स्क्वायर थीटा डॉट हो गया। अब ये कैसे हुआ, वी थीटा को हमने रख दिया इधर आर आर कैप, ओके। तो सॉरी, आर थीटा डॉट थीटा कैप रख दिया, ओके। तो हमें पता है कि ये हो गया म्यू आर स्क्वायर थीटा कैप प्लस ये वाला जो टर्म था इसमें क्या हुआ, हमने क्योंकि आर क्रॉस आर कैप हो गया तो एंगल जीरो है, साइन जीरो जीरो, तो ये टर्म जीरो बन गया, ये टर्म के साथ जीरो बन गया आर क्रॉस पी, और आर क्रॉस पी इस टर्म के साथ बन गया म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट, ओके। तो अब हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, म्यू आर स्क्वायर बाय इंटू थीटा डॉट, ओके। तो अब ये थीटा डॉट क्या है, एंगुलर मोमेंटम एल, एल बाय म्यू आर स्क्वायर। थीटा डॉट को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी लिख सकते हैं। तो डी थीटा बाय डी टी कितना हो गया, एल बाय म्यू आर स्क्वायर। अब हम ये चीज हमें हेल्प करेगी एनर्जी फाइंड करने में। सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम को रखा म्यू फॉर रिड्यूस मास सिस्टम, क्योंकि हम इसे एक सिंगल बॉडी प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर रहे हैं, वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिख दिया यू एज अ फंक्शन ऑफ आर। अब ये जो है ये फंक्शन डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द सेंट्रल फोर्स एक्टिंग, ओके। तो दो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एफ एज अ फंक्शन ऑफ आर माइनस के एक्स है तो यू क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ग्रेविटेशनल वाला एग्जांपल ले लिया हमने। अब हम जो पढ़ रहे थे E इक्वल टू हाफ म्यू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब V हमें पता है, हम V का इधर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो V का मैग्नीट्यूड क्या है, हमने इधर देखा कि V है आर आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ V क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, राइट। तो अगर मैग्नीट्यूड V का स्क्वायर कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। वही तो चीज है जो हमने इधर लिख दी है, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ओके। सॉरी, इधर ये आर है, गलती से इधर आर डॉट लिख दिया, वो आर स्क्वायर है, राइट। यहाँ उधर सॉरी उधर आर डॉट आएगा, ओके। तो ये चीज और प्लस यू आर हमने टर्म लिख दिया, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे कि एनर्जी, ये दोनों टर्म को बाहर ले लिया तो हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ म्यू आर स्क्वायर, थीटा डॉट को क्या रखा, एल बाय म्यू आर स्क्वायर जो हमने ऊपर देखा, प्लस यू आर। अब ये म्यू आर स्क्वायर इधर कैंसिल, ये बचा ये वाला टर्म। अब इस टर्म को क्या लिखते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी इफेक्टिव, यू इफेक्टिव दैट इज एल स्क्वायर बाय टू म्यू आर स्क्वायर प्लस यू एज अ फंक्शन ऑफ आर, ओके। और ये टर्म एज इट इज हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि ये पूरा टर्म हो गया यू इफेक्टिव। इसका मतलब क्या, E इक्वल टू हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस यू इफेक्टिव, ये पूरा यू इफेक्टिव। यू इफेक्टिव को आप ले जाइए LHS साइड पे, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, E माइनस यू इफेक्टिव, टू गया वापस LHS में न्यूमरेटर में, म्यू इधर से गया डिनोमिनेटर में, तो टू बाय म्यू इंटू ई माइनस यू इफेक्टिव, टू बाय म्यू इंटू ई माइनस यू इफेक्टिव इक्वल टू म्यू आर डॉट स्क्वायर, ओके। अब सॉरी इंटू म्यू तो नीचे गया डिनोमिनेटर में, इक्वल टू आर डॉट स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए इधर स्क्वायर रूट ले लिया, इक्वल टू आर डॉट। आर डॉट क्या है, डी आर बाई डी टी। तो इससे हमें क्या मिला, डी आर बाई डी टी इक्वल टू रूट ऑफ टू बाय म्यू ई माइनस म्यू सॉरी यू इफेक्टिव, राइट। यू इफेक्टिव क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इफेक्टिव। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, डी टी गया उधर, ये रूट वाला टर्म अंडर रूट स्क्वायर रूट वाला टर्म आया डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेट किया हमने से आर नॉट से आर, तो इधर आ गया टी माइनस टी नॉट, ओके। तो दूसरी चीज ये आई पहली इक्वेशन, और यही तो हमें चाहिए थी। हम क्या कर रहे थे, हमें सिस्टम डायनामिक्स समझने के लिए तीन चीजें चाहिए थी, आर ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम और थीटा हमने इधर देखा था ऊपर, हमें
कहाँ देखा था, हाँ, आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और डी आर बाई डी थीटा। तो आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वही तो आ गया हमारे पास इधर, पहली ये इंटीग्रेशन करके आर एज फंक्शन ऑफ टाइम तो आ गया, राइट। ऐसे ही थीटा डॉट को लिख दिया डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एल बाई म्यू आर स्क्वायर, डी टी गया उस साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गया। तो हमारे पास दो चीजें तो आ चुकी है सिस्टम डायनेमिक समझने के लिए, जो तीन चीजें हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट चीज है डी आर बाई डी थीटा, उसे हम डी टी बाई डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड, हम डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डी टी एक इधर आया, डी टी ऊपर गया, ये टर्म को डिनोमिनेटर में ले गए, डी थीटा बाई डी टी लिखा, डी आर बाई डी टी हमने अभी देखा रूट वाला टर्म, डी थीटा बाई डी टी अभी देखा, थीटा डॉट इक्वल टू एल बाय म्यू आर स्क्वायर, इधर एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, म्यू क्या है, रिड्यूस मास सिस्टम है, यू इफेक्टिव क्या है, यू एज अ फंक्शन ऑफ आर प्लस हाफ ऑफ वो वाला एक टर्म देखा था हमने, ये वो टर्म है, ओके, हाफ ऑफ एल स्क्वायर बाय म्यू आर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं। तो अच्छा, हमें अब ये तीनों ही मिल गए जो चाहिए थे हमें इस केस में, राइट, सिस्टम डायनेमिक्स समझने के लिए। अब एक चीज हम ये देखते हैं कि अगर हम एक सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे ये केस तो आसान हो गया, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के अंडर इस केस में हमें कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिल गया। कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिलने से क्या हुआ, हमें पता चल गया डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, यानी ये एक 2D मोशन हो रहा है, ओके। और उसके अलावा वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो हमें इधर वो टेंजेंशियल और रेडियल में जब हमने डिवाइड किया तो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट 0 आ गया, ओके। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि जैसे हमने पेंडुलम वाला केस देखा था, याद है, तो उस केस में क्या था, ये इस टाइप का ग्राफ आता है, यू का हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर फोर्स इज माइनस के एक्स। तो ये जो है ये बाउंडेड सिस्टम है, राइट। यहाँ पे क्या, ये एक मैक्सिमम इधर तक आता है इस पॉइंट तक, जहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो, हाँ, तो हम, हाँ, इधर थे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी, मतलब इधर मैक्स लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी आती है, वो क्या है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और जब इधर लोएस्ट पोटेंशियल है तब हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है, राइट। तो ये क्या है, बाउंडेड सिस्टम है। अब एक सिस्टम आता है जो हो गया अनबाउंडेड, जैसे ये केस जिसमें फोर्स है माइनस ए बाय आर स्क्वायर, यू है ए बाय आर, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा है ए बाय आर के लिए, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो हम इस पे एक लिमिट बना देते हैं जहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए कि एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब उस सिस्टम, उस लाइन के आगे हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं और ये अनबाउंडेड सिस्टम है। तो हमारे पास बेसिकली एग्जाम्पल दो हैं, बाउंडेड और अनबाउंडेड। पर अब इसमें भी एक आगे और चीज देखते हैं हम, u इफेक्टिव याद है हमने क्या देखा था, u एज अ फंक्शन ऑफ r प्लस एल बाई टू म्यू आर स्क्वायर, राइट। अब u एज अ फंक्शन ऑफ r जो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आता है माइनस वन बाय आर के प्रोपोर्शनल, और ये वाला टर्म है वन बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, राइट। तो वन बाय आर स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, माइनस वन बाय आर के लिए ये कुछ इस तरह बनता है। अब इन दोनों टर्म्स में क्या है, कंपटीशन हो रही है कि डोमिनेट कौन करेगा। तो जब तक आर छोटा है तो हम देख सकते हैं आर स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो वन बाय आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो गया। पर जब आर बहुत बड़ा हो रहा है तो उसका स्क्वायर और बड़ा, तो वन बाय आर स्क्वायर और छोटा। तो इनकी जो कंपटीशन है उससे हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है। अब हमने देखा कि जब e ग्रेटर देन 0 है तो इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है, e लेस देन 0 के लिए इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है, राइट। तो अभी इसमें एक बात क्या आती है कि e ग्रेटर देन 0 के लिए ये जो ग्राफ मिल रहा है, ये याद है हमने अभी अभी देखा था, अनबाउंडेड सिस्टम के लिए हमें सिमिलर ग्राफ मिल रहा था। मतलब हम कह सकते हैं कि e ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास जो है अनबाउंडेड टाइप से ये काम कर रहा है सिस्टम, और e लेस देन 0 के लिए ये इतने से पार्ट के लिए। हमने अभी वो वाला ग्राफ देखा था, याद है, हाफ के एक्स स्क्वायर वाला पेंडुलम वाला केस, इस टाइप का ग्राफ आ रहा था। तो वो जो हो गया ना, वो हो गया हमारे पास
वो बाउंडेड था, तो ई लेस देन जीरो के लिए इतना पार्ट बाउंडेड है। अब कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है कि भाई ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये तो अनबाउंडेड होना चाहिए। हाँ, तो ये अनबाउंडेड है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर इतना सा जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो रिसेंबल कर रहा है उसकी तरह, हाँ, फॉर डेट पार्ट ऑफ ई लेस देन जीरो हम कह रहे हैं कि वो बाउंडेड है। बाकी आगे आप जाओगे तो वो तो अनबाउंडेड ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो बहुत अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। और आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि और भी लोग देख सकें। थैंक यू।